हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे आपके एग्जाम ESIC डिप्टी डायरेक्टर की। और इसमें एक पर्टिकुलर सेक्शन न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं और इन एमसीक्यूज का ये पार्ट 15 होगा। पार्ट 14 का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारे पार्ट आपको जरूर देखने चाहिए, रिवीजन पर्पज़ के माध्यम से ये आपके एग्जाम में के लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होंगे। तो सेशन में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। फ्री कंटेंट, इस लेक्चर की पीडीएफ और भी बहुत सारे फ्री मटेरियल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो स्टार्ट कर लेते हैं और आज का पहला क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे है। हाउ मेनी प्लेयर्स आर नाइदर टीचर नॉर सिंगर्स। तो यहाँ पे कुछ डायग्राम आपके पास है जो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे जो टीचर है वो ट्रायंगल को जो ट्रायंगल है वो टीचर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो सर्कल है वो प्लेयर को, और जो रेक्टेंगल है वो सिंगर्स को। तो हमसे पूछा है कि हाउ मेनी प्लेयर आर नाइदर टीचर नॉर सिंगर। ऐसे कितने प्लेयर है जो ना तो टीचर है ना सिंगर है। तो प्लेयर को, ये सर्कल वाले प्लेयर है भाई, तो टीचर वाला एरिया भी नहीं आना चाहिए इसके अंदर, तो ये एरिया नहीं आएगा, ठीक है। और सिंगर वाला एरिया भी नहीं आना चाहिए, ये एरिया भी नहीं आएगा। तो जो बच गया हमारे पास वो क्या है, 12। तो यहाँ पे 12 जो है वो सिर्फ प्लेयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ना तो टीचर है और ना ही सिंगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, इफ रिक्वेस्ट इज रिटन एज दिस देन हाउ विल एसिड बी रिटन। अगर रिक्वेस्ट को लिखा गया है इसके साथ, तो ये रिक्वेस्ट है हमारे पास REQUEST। तो रिक्वेस्ट का कोड ये है, तो एसिड का कोड क्या होगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो नॉर्मली देखो, अगर R की प्लेस वैल्यू देखें तो 18 होती है, E5 होता है, ठीक है, Q17 होता है, U आपका 21 होता है, E5, S19 और T20 होता है। अगर यहाँ पे देखें तो S19 होता है, R की बात करूँ तो R18 होता है, और 5 टू T की बात करूँ तो 20 होता है, और U की बात करें तो 21 होता है। एक चीज़ तो क्लियर पता चल गई हमें कि जो वोवल्स हैं उनको तो किसी नंबर से रिप्रेजेंट किया गया है, और जो कॉन्सोनेंट्स हैं उनको लेटर से। तो देखो, अगर यहाँ पे R की प्लेस वैल्यू क्या है भाई, 18 है, तो S की प्लेस वैल्यू 19 है, तो कॉन्सोनेंट में क्या हुआ है, कॉन्सोनेंट्स के लिए क्या हुआ है, +1 हुआ है, क्योंकि ये 20 से 21 हो गया, ये 19 से 20 हो गया, और ये Q17 से 18 हो गया। तो कॉन्सोनेंट के लिए +1, और जो वोवल्स हैं उनको नंबर से कोड किया गया है। तो A E I O U ये हमारे कोड होते हैं, वोवल्स होते हैं, और इसको कोड दिया गया है 1, इसको 2, इसको 3, और इसको 4, इसको 5। देखो यहाँ पे अगर मैं E की बात करूँ तो 2 से रिप्रेजेंट किया गया है, U को 5 से, E को 2 से। तो सेम यहाँ पे एसिड का जो कोड बनेगा, ठीक है, जो वोवल्स हैं तो A को 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, और I रिप्रेजेंट होगा 3 से, और C का जो नेक्स्ट सक्सीडिंग लेटर होगा दैट इज D, और D का नेक्स्ट सक्सीडिंग लेटर होगा E। तो ID3E जो कि ऑप्शंस में गिवन नहीं है, तो नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। तो जब भी आपको, ये एक बेसिक फिगर है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये एक बेसिक फिगर है। जैसे मैं सपोज बात करूं इस तरीके से, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है भाई। तो अगर इसको इस तरीके से डिवाइड कर दिया, मतलब परपेंडिकुलर डाल दिया इसके ऊपर, तो ये, और हमसे पूछे कि इसके अंदर कितनी ट्रायंगल होगी, तो आपको हमेशा इसको नंबर देना है 1 2, तो 1, और इनका सम कर देना है 1 + 2, तो यहाँ पे कितनी ट्रायंगल होंगी, टोटल 3। तो आप चेक कर सकते हो ABCD, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल होगी ABC, एक ट्रायंगल होगी ACD, और एक ट्रायंगल होगी ABD। तो 3 ही ट्रायंगल बनेगी। तो यहाँ भी सेम आपको इन सबको नंबर देना है 1 2 3 4, और अब इनको ऐड कर दो 1 + 2 + 3 + 4, तो दैट इज इक्वल टू 10। तो देर आर टोटल 10 ट्रायंगल इन द गिवन फिगर, चाहे कितनी भी दे रखी हो। अगर इसी में इस तरीके से कितने भी परपेंडिकुलर डाले होते, ठीक है, ऐसे करके बना दिया ये दुनिया जहान की चीज़ें, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 और 6 13, 18 22 25 27 28, तो इसमें कितनी ट्रायंगल हो जाएंगी, 28 ट्रायंगल हो जाएंगी, ठीक है। तो यह फॉर्मूला लगा सकते हो n × n + 1, तो 7 × 8/2, अगर बहुत ज़्यादा दिखे तो 28 हो गया। जैसे यहाँ पे 4 है तो 4 × 4 + 1 / 2, तो दैट इज इक्वल टू 10। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, ए वॉच रीड्स 4:30, इफ द मिनट हैंड पॉइंट्स ईस्ट, इन विच डायरेक्शन विल द आवर हैंड पॉइंट। ठीक है, एक घड़ी है, इसके अंदर जो टाइम है दैट इज 4:30।
तो अगर मैं इस तरीके से परपेंडिकुलर सॉरी ये घड़ी बना दें, क्वांट के आदमी की ये भी एक प्रॉब्लम है, हर टाइम यही सब चीज़ें चलती रहती है, परपेंडिकुलर ये वो। ये 12 है, ये 6 है, तो ये 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11। अब घड़ी में जो टाइम है वो 4:30 का है, तो 4:30 पे जो आवर एंड होगी वो 4 और 5 के बीच में होगी भाई, ये आवर एंड होगी, और जो मिनट हैंड होगी वो 6 पे होगी, ये आपकी मिनट हैंड है। तो 4:30 पे जो एक्चुअल है, जो मिनट हैंड है, ठीक है, और आवर हैंड है, एक्चुअल में जो मिनट हैंड है उसकी जो डायरेक्शन है उसकी डायरेक्शन साउथ है, और जो आवर हैंड है, आवर हैंड की जो डायरेक्शन है वो साउथ ईस्ट है, ठीक है भाई। बट वो कह रहा है कि अगर 4:30 पे मिनट हैंड पॉइंट ईस्ट, अगर मिनट हैंड पॉइंट ईस्ट है तो दैट मीन्स जो साउथ से ईस्ट में चेंज हुआ है, साउथ को चेंज कर दिया है ईस्ट के अंदर। तो जब साउथ से ईस्ट पे चेंज होगा तो जो चेंज हुआ वो कितने का हुआ, 90 डिग्री का, बट किस में हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चेंज हुआ है। तो सेम यहाँ पे जो साउथ ईस्ट होगा ये भी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चेंज हो जाएगा भाई, ठीक है। तो जो एंटी क्लॉकवाइज, अब ये साउथ ईस्ट है, ये साउथ ईस्ट होता है भाई, जब ये एंटी क्लॉकवाइज चेंज होगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट के अंदर, ठीक है। तो जो हमारा आंसर होगा यहाँ पे वो क्या होगा, ऑप्शन 2, ठीक है भाई, नॉर्थ ईस्ट इज द राइट आंसर। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हो आपको क्या देखना होता है कि चेंज कितना हो रहा है, बस चेंज के अकॉर्डिंग आंसर कर दीजिए। नेक्स्ट देखो, 5 पर्सन्स अंकित, सुमित, दिनेश, नितिन एंड कपिल each having a different height such that अंकित is taller than नितिन एंड कपिल। जो अंकित है वो टोलर है, किससे टोलर है भाई, वो नितिन और कपिल से टोलर है। अब नितिन और कपिल में क्या रिलेशन है हमें नहीं पता। दिनेश इज शॉर्टर देन ओनली सुमित, तो दिनेश जो है वो ओनली सुमित से शॉर्टर है, ठीक है। तो दिनेश इज शॉर्टर देन ओनली सुमित, ठीक है, ओनली सुमित, तो दैट मीन्स ये फर्स्ट पे है, ये सेकंड पे है, ठीक है। नितिन इज टॉलर देन कपिल, जो नितिन है वो कपिल से टॉलर है भाई, ठीक है, नितिन इज टॉलर देन कपिल। जब इस सारी इन्फॉर्मेशन को कंबाइन करेंगे तो 5 पर्सन्स है, टॉप से अगर इनकी हाइट देखूं तो जो दिनेश है वो ओनली सुमित से शॉर्टर है, तो सुमित की हाइट सबसे ज़्यादा होगी, फिर दिनेश होगा, ठीक है। और जो कपिल जो अंकित है वो नितिन और कपिल से टॉलर है, तो दैट मीन्स अंकित थर्ड पॉइंट पे आएगा, और नितिन कपिल से टॉलर है तो नितिन फोर्थ पे होगा और कपिल आपका फिफ्थ पे होगा, ठीक है। अब क्या पूछा है, द हाइट ऑफ नितिन इज 154, जो नितिन की हाइट है वो 154 सेंटीमीटर है, देन व्हाट कुड बी द हाइट ऑफ कपिल, तो जब कपिल की हाइट होगी वो 154 से तो कम ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेट से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, 154 से कम कितनी भी हो सकती है, तो दिए गए ऑप्शन में सेकंड ऑप्शन में 172 है, ये 164, ये 168, तो ये तो नहीं हो सकती, एक ही ऑप्शन बच गया। तो यहाँ पे व्हाट कुड बी हो सकती है, तो 150 सेंटीमीटर हो सकती है, तो इसलिए ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल मेड बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड एट 7:30 ओ क्लॉक, ठीक है। एक घड़ी के अंदर 7:30 ओ क्लॉक है टाइम, तो हमें बताना है कि जो मिनट हैंड और आवर हैंड होंगे, ठीक है, मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच का जो एंगल है वो कितना बनेगा, ठीक है भाई। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये 12 है, ये 6 है भाई, 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11, ठीक है भाई। तो 7:30 पे जो आवर हैंड होगी ये होगी भाई, ये आवर हैंड होगी, और जो मिनट हैंड होगी वो यहाँ पे होगी, ठीक है। वैसे तो पूरी घड़ी 12 घंटे में कितना एंगल बनाती है, 360 डिग्री, तो एक घंटे में कितना एंगल बनता होगा, 30, तो मतलब ये एक घंटे में कितना एंगल बना, 30 डिग्री, और ये फिर हाफ यानी 15 डिग्री, तो एंगल कितना बना, 45। ये तो हो गया प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, ठीक है। बट आप इस क्वेश्चन को बनाने में थोड़ी दिक्कत हो सकती थी, अगर इसी के बजाय वो 735 दे देता, 748 दे देता, ऐसे दे देता, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो 60 इंटू आवर और -11 इंटू मिनट डिवाइड बाई 2, तो जब भी कोई एंगल आपको निकालना हो तो ये फॉर्मूला यूज करना है। तो 60 इंटू आवर कितने मिनट है भाई, 7:30, तो 11 गुना 30 डिवाइड बाई 2, तो ये होता है 420, ये 330 डिवाइड बाई 2, तो 90/2 करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो जो ऑप्शन फर्स्ट होगा वो आपके क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है।
there are two different positions of a single dice are given, then find the correct option which represents that dice is given in the question figure। तो ये दो डाइस की, एक डाइस की दो पोजीशन हमारे पास है और चार दे रखी है हमें ऑप्शंस के अंदर पोजीशंस। तो आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है जो रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, अब देखो जब भी दो नंबर कॉमन हो ना, देखो वन और थ्री, सॉरी वन और टू यहाँ पे कॉमन है भाई दोनों पोजीशन के अंदर। तो जो नॉन कॉमन नंबर होंगे वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ठीक है, नॉन कॉमन और एक दूसरे के अपोजिट होंगे, यानी थ्री के अपोजिट क्या होगा, सिक्स होगा, और सिक्स के अपोजिट क्या होगा, थ्री होगा। और जो कॉमन नंबर है वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो वन और टू के अपोजिट क्या होगा, फोर और फाइव। तो वन के अपोजिट फोर भी हो सकता है, वन के अपोजिट फाइव भी हो सकता है, टू के अपोजिट फोर भी हो सकता है, टू के अपोजिट फाइव भी हो सकता है। ठीक है, अब आपको क्या ध्यान में रखना है, हमेशा कभी भी जो अपोजिट नंबर है, अपोजिट नंबर्स can never be seen together, या and not be hidden together, और लिख लो और भी हिडन टुगेदर। ठीक है, जो दो अपोजिट नंबर होते हैं ना, टू अपोजिट नंबर, ना तो वो एक साथ दिख सकते हैं किसी भी डाइस की पोजीशन पे, और ना ही वो एक साथ छुप सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे सारी पोजीशन देखूं तो अगर ऑप्शन ए की बात करें, देखो अब वन और टू, ठीक है, वन के अपोजिट फोर भी हो सकता है और फाइव भी हो सकता है, हम नहीं पता, और यहाँ पे वन भी दिया हुआ और फोर भी हो सकता है ना, वन के अपोजिट फोर भी हो सकता है। तो ये दोनों एक साथ नहीं दिख सकते, इसलिए ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया भाई। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करूं तो यहाँ पे देखो टू के अपोजिट फोर हो सकता है और फाइव भी हो सकता है। ठीक है, तो दो अपोजिट नंबर एक साथ ना दिख सकते हैं ना ही छुप सकते हैं। ठीक है, टू अपोजिट नंबर कैन नेवर बी सीन टुगेदर और बी हिडन टुगेदर। ठीक है, तो ये भी आपका एलिमिनेट हो गया भाई। अब अगर यहाँ पे देखो तो थ्री और सिक्स दे रखा है, तो थ्री और सिक्स एक दूसरे के अपोजिट है, ये भी नहीं हो सकते। हाँ, बट ये हो सकता है कि थ्री, टू और फोर। ठीक है भाई, ये क्या है, टू के अपोजिट फोर हो गया। ठीक है, टू के अपोजिट फोर हो गया, तो ये भी नहीं हो सकता, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है भाई, ये देखो थ्री, टू के अपोजिट फोर हो सकता है, तो टू के अपोजिट फोर हो सकता है, ये नहीं दिखेगा। लेकिन यहाँ पे देखो थ्री के अपोजिट सिक्स है, ठीक है, और थ्री के अपोजिट फोर है। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे टू के अपोजिट फोर और फाइव है, तो ये भी नहीं हो सकता भाई। ठीक है, वन और टू, इनके अपोजिट वन और टू के अपोजिट फोर होगा, ये नहीं हो सकता। ठीक है, वन और टू के अपोजिट फोर, लेकिन टू के अपोजिट फोर और फाइव ये नहीं दिख सकता। थ्री का ये हो जाएगा ना ऑप्शन डी। ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, मैं आपको दोबारा से बताता हूँ इसका। ठीक है, ये डी कैसे सही बनेगा, यहाँ पे देखो नॉर्मली। अब देखो वन और टू ये एक साथ दिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन वन और टू के अपोजिट पक्का फोर होगा, ये तो डेफिनेटली पता है ना हमें कि वन या टू दोनों में से किसी के अपोजिट फोर होगा, तो इसलिए ये केस एलिमिनेट हो गया। अब यहां पे देखो फोर और फाइव के अपोजिट टू, एक टू तो पक्का होगा, चाहे फोर के अपोजिट हो चाहे फाइव के अपोजिट हो, इसलिए ये केस भी एलिमिनेट हो गया। और यहाँ पे देखो थ्री और सिक्स एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये केस भी एलिमिनेट हो गया। लेकिन वट टू पॉसिबल बताना है ना हमें। अब देखो थ्री के अपोजिट क्या है, सिक्स है, थ्री के अपोजिट सिक्स है, तो सिक्स तो यहाँ पे नहीं है। अब टू के अपोजिट जरूरी नहीं है कि फोर हो, फाइव भी तो हो सकता है ना, तो इसलिए ये बन जाएगा हमारा। ठीक है, टू के अपोजिट जरूरी नहीं है कि फोर ही हो, फाइव भी हो सकता है, तो ये एक पॉसिबिलिटी बनती है, इसलिए ये राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आने वाला है। तो यहाँ पे कोई लॉजिकल सीक्वेंस यूज हो रही होगी। 365 को रिप्रेजेंट कर रहा है 90, तो 623 रेशियो कितना आना चाहिए। तो यहाँ पे जो लॉजिक यूज हो रहा है, इन डिजिट की मल्टीप्लाई हो रही है आपस में। 3 इंटू 6 18 इंटू 5 19 हो गया, तो सेम यहाँ भी हो जाएगा 6 इंटू 2 इंटू 3, तो 6 दूनी 12 3 36। तो जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन ए बनेगा, यानी कि 36। विच ईयर कैलेंडर इज इक्वल टू 2017, कौन सा जो कैलेंडर है वो 2017 के इक्वल होगा। ठीक है, तो जो लीप ईयर होते हैं ना, लीप ईयर सेम सेंचुरी की बात हो रही है, लीप ईयर 28 ईयर के बाद रिपीट होते हैं। जैसे 2016 एक लीप ईयर है, तो 28 साल के बाद यानी सेम कैलेंडर रिपीट होगा 2044 के अंदर। और जो नॉर्मल ईयर होते हैं, नॉर्मल ईयर 11 साल और 6 साल के बाद रिपीट होते हैं। ठीक है, 6 साल के बाद वो रिपीट होते हैं जो इमीडिएट
आफ्टर लीप ईयर हो, इमीडिएट आफ्टर लीप ईयर, ठीक है। जैसे 2016, 2017 और 2018, ये एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 2016 कब रिपीट होगा, 28 साल के बाद रिपीट होगा, क्योंकि लीप ईयर है 2044 में, ठीक है। 2017 कब रिपीट होगा, तो 2017 इमीडिएट आफ्टर लीप ईयर है, तो 6 साल बाद रिपीट होगा, यानी 2023 के अंदर। तो 2018 11 साल के बाद रिपीट होगा, क्योंकि ये इमीडिएट नॉर्मल ईयर है लेकिन इमीडिएट आफ्टर लीप ईयर नहीं है, तो ये 2029 में रिपीट होगा। तो आंसर जो होगा वो 2023, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। दिए गए क्वेश्चन में आपको बताना है कि हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया सेशन से जुड़ने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी जोश और उत्साह के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।